कि एआई जो है मेरी जॉब कभी नहीं ले सकता। 3D एनिमेशंस पे जब गया तो मैंने ब्लेंडर सीखा। उसके अलावा यूट्यूब जो है वो बेस्ट यूनिवर्सिटी उसको कहते हैं। तो जो भी चीज़ सीखनी होती थी आप बस हाउ टू लिख के वो चीज़ आगे बयान कर दें, यूट्यूब आपको खुद सिखा देता है। सही। एक और चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगा, जानने वालों के साथ कभी भी काम ना करें आप। और ये तो सब कहते हैं, बड़े बड़े सब कहते हैं कि यार जानने वालों के साथ आप काम ना करें। लेट से 50,000 रुपये देता हूँ, आप मुझे ये काम करके दे दें। 50,000 रुपये अकाउंट में आ गए। अब मैं उसको कैसे ट्रीट करता हूँ वो डिसाइड करेगा कि ये क्लाइंट मेरे साथ कितना टाइम रहेगा, वो मेरे पास आगे लोग भेजेगा या नहीं भेजेगा। वो मेरे अकाउंट में पैसे आने के बाद चीज़ डिसाइड होती है। उसके अलावा जो है टिकटॉक की तरफ मैं जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि टिकटॉक का जो मार्केट प्लेस है वो आपको अगर एजेंसी अकाउंट वगैरह मिल जाता है और आप उस पर जो है वो करते हैं। मुझे इतनी नॉलेज नहीं है इसके बारे में, बट मैंने काफ़ी चीज़ें सुनी हैं इसके बारे में और मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको ट्राई आउट करूँ, क्योंकि वहाँ पर जो है आप अफिलिएट से बहुत ज़्यादा जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि मिलियंस जो है वो आपके व्यूज़ चले जाते हैं, जबकि वही चीज़ इंस्टाग्राम पे करना मुश्किल है थोड़ी सी। अस्सलाम वालेकुम, डिजिटल अर्निंग पॉडकास्ट में सबको खुश आमदीद। मेरे साथ आज जो गेस्ट है वो है बहावल रज़ा, जो अभी 20 ईयर्स के हैं और सीईओ है, और सीईओ है लिफ्ट पाकिस्तान के और फाउंडर है प्रोटॉन मार्केटिंग के। सो फ्रीलांसिंग और डिजिटल मार्केटिंग की बहुत सारी लर्निंग्स में बहुत सारे लोग जो अर्निंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो समवेयर हम उनकी जर्नी से सीखेंगे कि मज़ीद किस तरह अर्न कर सकते हैं, और यही जर्नी वो अपनी ज़बानी बताएंगे। मज़ीद इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम बहावल भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं अली भाई? ठीक हैं आप? शुक्र अल्लाह का। तो थैंक यू सो मच कि आपने आज टाइम दिया और समथिंग के आपको समझने का हमें मौका मिले कि कहीं ना कहीं आपकी जर्नी से हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर कर पाएँ। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया और आपने इस काबिल समझा मुझे कि मैं जो है आज आपके पॉडकास्ट में आऊँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू रेहान अल्लाह वाला साहब का, इतना काबिल समझा कि मीटिंग में ही जो है मुझे। बिल्कुल, ऑफ कोर्स ये ज़बरदस्त रहता है रेहान भाई का कि वो समथिंग मैग्नेट की तरह लोगों से कनेक्ट होते हैं और समवेयर हर जगह जो डाटा है, नॉलेज है, वो शेयर करते रहते हैं हमेशा। सो अगेन मैं आपसे कहूँगा आपका इंट्रोडक्शन आप करवाएं कि अपने बारे में मज़ीद कुछ मज़ीद आप बताना चाहते हैं अपने बारे में। सर जब भी मुझे कोई बोलता है कि यार अपना इंट्रोडक्शन करवाएं तो मुझे एक गालिब साहब का शेर याद आता है कि वो पूछते हैं हमसे कि कौन है गालिब, कोई हमें बतलाए कि हम बतलाएं क्या। कि बहुत सारे काम हम कर लेते हैं, बट एक चीज़ जो सबसे मुश्किल लगती है वो ये है कि कुछ चंद अल्फाज में जो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं, क्योंकि अभी एज यू सेड आई जस्ट टर्न 20, तो मैं अभी कांस्टेंट जो है एवोल्यूशन वाले फेज़ में हूँ और इवॉल्व कर रहा हूँ बेसिकली। तो हर 6 महीने में जो है डेफिनेशन ही चेंज हो जाती है कि हम कौन हैं। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम बहावल रज़ा है और मेरे वालिद साहब का नाम यूसुफ रज़ा है, और फैमिली बैकग्राउंड जो है वो हमारा एलिवेटर मैन्युफैक्चरिंग का है, और जो कंपनी हमारी लिफ्ट मी पाकिस्तान के नाम से जो है हमारी कंपनी है, जिसमें हम एलिवेटर्स मैन्युफैक्चर करते हैं बंगलोज़ वगैरह में, ग्राउंड +1 वो चीज़। और मेरा शुरू से ही जो है आईटी का बैकग्राउंड रहा, मतलब शौक़ रहा है, तो उसमें जो है मैंने स्टार्ट किया एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर, और फिर जो है मैं 3D एनिमेशंस वगैरह के काम में चला गया, क्योंकि मुझे वो ज़्यादा जो है एक्साइट करती थी चीज़। और अभी रिसेंटली जो है मैंने डिजिटल मार्केटिंग वगैरह की स्टार्ट की थी, और अब बस वही काम चल रहा है। एक्सीलेंट। तो आपकी जर्नी जिस तरह स्टडीज़ आपने की कंप्लीट करने के बाद, तो फ्रीलांसिंग की फील्ड में किस तरह आपकी जर्नी स्टार्ट हुई है? सर फ्रीलांसिंग की जो जर्नी मेरी स्टार्ट हुई है वो बहुत पहले स्टार्ट होती है। मेरी अर्निंग जो है वो काफ़ी लेट स्टार्ट हुई थी। पहले मैंने जो है अपनी स्किल्स को पॉलिश किया था, और ये स्टार्ट होती है बैक व्हेन आई वाज 12-13 ईयर्स ओल्ड। तो तब से जो है मुझे शौक़ होता था कंप्यूटर का, और हम रिसेंटली शिफ्ट हुए थे यहाँ पर खालादर साइड पे, तो मैंने जो है वहाँ पर स्टार्ट किया थे जो बेसिक क्या कहते हैं फ़ोटोशॉप वगैरह, इलस्ट्रेटर वगैरह। वर्ल्ड लर्निंग इंस्टीट्यूट था, वहाँ पर मैं जाता था सीखने के लिए, और मुझे शुरू से ही शौक़ था, तो मैं डिज़ाइनिंग वगैरह करता रहता था। तो मेरे घर के नीचे एक रेस्टोरेंट था, वहाँ मैं गया था, उनको मैंने बोला था कि यार आपका मेन्यू वगैरह बना दूँ, तो उन्होंने बस जी बोला बिल्कुल बना दें, क्योंकि मैं उनके लिए तो वही बच्चा था जो अभी सीख रहा है। तो उन्होंने मुझे एक जिंगर बर्गर दिया था, साथ में एक स्टिंग की बोतल दी थी, और मैं खुश था कि कोई रेस्टोरेंट में जाएगा, नीचे लिखा होगा मेन्यू मेड बाय बहावल रज़ा। मेरे लिए वही खुशी थी, पैसे उस टाइम पे मैटर करते नहीं थे। तो वहाँ से जो है मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। फिर जो है मुझे लगा कि यार ये तो प्रोफेशनल इसको काम के तरीके से किया जा सकता है। फिर जो है मैंने क्लाइंट्स को चीज़ें ऑफ़र करना स्टार्ट की, और वहाँ से जो है
बेसिकली मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, और अभी जो है 4-5 साल से 2020 से बेसिकली मैं इसको प्रोफेशनली जो है एज ए करियर जो है वो परस्यू कर रहा हूँ। हम्म। अच्छा, तो आपकी लाइफ में जो स्ट्रगलिंग फेस है उसको थोड़ा आप बताएं, किस तरह आपकी जो लाइफ में इस फील्ड में आने के लिए किसी ने रोका है आगे आपको, कहीं बैरियर्स आए या फिर सर जैसे जैसे ग्रो होते गए, तो उसके बारे में आप बताएं। सर एज सच कोई फैमिली की तरफ से मुझे कभी प्रेशर नहीं था कि यार तुम कोई पर्टिकुलर चीज़ करो। एक है कि मेरे वालिद साहब की ख्वाहिश है मैं CSS करूं, बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो उसके अलावा उन्होंने कभी ऐसे प्रेशराइज नहीं किया कि यार तुम फ़लानी चीज़ पढ़ो या फ़लानी चीज़ करो, तो इस तरह का कोई फैमिली की तरफ से नहीं था। हाँ, एक चीज़ जो मुझे फेस करनी पड़ी, जैसे मैंने आपको बताया कि आई स्टार्टेड एट अ वेरी यंग एज, तो जब भी मैं कहीं जाता था, किसी क्लाइंट से बात करने जाता था, तो अब लेट से आप खुद देखें, एक 16 साल का बच्चा है, 15 साल का बच्चा है जो कि यूँ 4 फीट का है और यूँ 90 किलो का है वो आपके पास आ रहा है कि यार मैं आपकी डिज़ाइनिंग कर देता हूँ या मैं आपकी मार्केटिंग कर देता हूँ, तो ऑफ कोर्स यू विल नॉट टेक हिम सीरियसली, राइट। तो जबकि जो जिस चीज़ से आप जाने चाहिए वो आपका काम है, तो वो चीज़ मुझे बहुत फेस करनी पड़ी कि ये तो एक छोटा सा बच्चा है, ये किस तरह के जो है सर्विसेज हमें प्रोवाइड करेगा। तो फिज़िकल लेवल पे मुझे वो चीज़ काफ़ी फेस करनी पड़ी। बट उसके अलावा जो है अगर मैं ऑनलाइन की बात करूं, तो ऑनलाइन तो क्लाइंट ही मेरा जर्मनी में बैठा हुआ है, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि मैं किस तरह का, क्या एज है मेरी, किस तरह का मैं दिखता हूं। तो वहाँ पर वो चीज़ जो है बहुत ज़्यादा ओवरकम हुई, और जब 1-2 लोगों ने टर्न डाउन किया तो उसके बाद जो है मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन हुई कि यार एक तो मैं इतनी यंग एज में स्टार्ट करके उसको सर्विसेज ऑफर कर रहा हूँ, ऊपर से वो टर्न डाउन कर रहा है मुझे कि ये बच्चा है, ये कैसे सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। तो ऐसे फिर मैंने जब इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम किया और सारी चीज़ें, तो वो जो है एक बूस्ट की तरह मैंने उसको लिया और उसको जो अपनी एनर्जी थी उसको पॉजिटिव वे में जो है कन्वर्ट किया मैंने। सही। तो ये जो आपका लर्निंग एक्सपीरियंस था, आपने खुद से चीज़ें सीखी, और जिस तरह डिफरेंट अभी फेसबुक पे भी देख रहा था आपके शाम सर्वर से भी आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी, अनसंग हीरो का आपको टाइटल मिला चीज़ें, जी जी। तो वो क्या स्टोरी है वो थोड़ा बताएं। जब मैंने स्टार्ट किया था सीखना, बेसिकली मैंने वर्ल्ड लर्निंग से डिप्लोमा किया हुआ था, बट दैट वाज बैक इन 2017-18 आई गेस। तो उसके बाद जो है एज सच मतलब मैंने वहाँ से बेसिक चीज़ें सीखी, कौन से सॉफ्टवेयर्स होते हैं, क्या टूल्स होते हैं वगैरह। उसके अलावा यूट्यूब जो है वो बेस्ट यूनिवर्सिटी उसको कहते हैं, तो जो भी चीज़ सीखनी होती थी आप बस हाउ टू लिख के वो चीज़ आगे बयान कर दें, यूट्यूब आपको खुद सिखा देता है। सही। इशाम सरवर साहब से मैंने जो है डीजी स्किल्स पे फ्रीलांसिंग का कोर्स किया था, और साथ में जो है डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया था वहाँ से। और सच बताऊँ तो मैंने वहाँ पे जो है डिजिटल मार्केटिंग का जो मेरा कोर्स था वो बस मैं क्लासेस लगा के चला जाता था रूम से बाहर, क्लास चल रही होती थी और मुझे जो है सर्टिफिकेट इसी तरह से मिल गया। तो बट फ्रीलांसिंग का जो है मैंने अटेंड किया, काफ़ी सारी चीज़ें जो है वहाँ से सीखी मैंने। तो उसके अलावा सर ने जो है जब नए सर स्टार्ट कर रहे थे, 10-15 हज़ार फॉलोअर्स थे सर के, तो आई वॉज वन ऑफ द फर्स्ट स्टूडेंट्स सर के साथ। और बस इसी तरह से जो है फिर थोड़ा बहुत सीखते गए। GFX मेंटोर हैं हमारे, उनसे जो है बहुत कुछ सीखी ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हवाले से। और 3D एनिमेशंस में मोस्टली जो है बाहर के लोगों से मैंने सीखा है, ब्लेंडर गुरु हैं और 2-4 और हैं। तो ये है कि मोस्टली मैंने यूट्यूब से ही सीखा है। डिजिटल मार्केटिंग की जहाँ तक बात है वो मैंने वालिद साहब के पैसे ज़ाया करके सीखा है वो मुझे बोलते थे कि यार ऐड चला दो, फेसबुक पे मैं चला देता था, रिज़ल्ट बिल्कुल नहीं आता था, तो वो कहते थे यार रिज़ल्ट ही नहीं आया। अब मैं समझ गया हूँ कि ये चीज़ नहीं करनी मुझे, किसी क्लाइंट के लिए करूँगा तो छितर पड़ेंगे वालिद साहब के पैसे थोड़े बहुत ज़ाया कर सकते हैं। सही। हाँ, तो इस तरह से है कि थोड़ा बहुत कर करके सब चीज़ें सीखी, थोड़ी यहाँ से सीखी, थोड़ी वहाँ से सीखी, और आज हम यहाँ बैठे हैं। सही। तो क्या क्या स्किल्स है आपके पास? मार्केटिंग भी है, ग्राफिक्स भी है, एनिमेशन, उसके क्या क्या चीज़ें हैं? सर मैंने स्टार्ट ग्राफिक डिज़ाइनिंग से किया था, और उसमें जो है बेसिक फोटोशॉप वगैरह ये सब चलाता था। फिर डिजिटल 3D एनिमेशंस पे जब गया तो मैंने ब्लेंडर सीखा, और उसमें जो है इन्वायरमेंट बनाना उस तरह के। और मेरा एक पेज है इंस्टाग्राम पे बहावल रज़ा आर्ट के नाम से, BRPM.art। उस पे जो है मैंने डिफरेंट आर्ट वगैरह बनाए हुए, 3D आर्ट वर्क्स सारे। तो वो मेरी स्किल्स हैं। और उसके अलावा जो है बेसिक हर फील्ड की नॉलेज है, बट अभी फ़िलहाल मेरी मेन स्किल जो है वो मार्केटिंग की है, बिजनेस मैनेजमेंट और सेल्स। सही। तो क्लाइंट्स को, आपने जो फर्स्ट क्लाइंट है आपको, किस तरह आपको अर्निंग हुई ऑनलाइन के ज़रिए? इंटरनेशनल क्लाइंट या लोकल क्लाइंट, किस तरह? मेरा सर फर्स्ट जो इंटरनेशनल क्लाइंट था मेरा, वो अभी कल ही मैं दोस्तों के साथ बैठा हुआ था तो हम बात कर रहे थे, वहीं पे टॉपिक छेड़ा था। तो वो जो है एक स्कूल का बच्चा था,
ही वॉज 15-16, मैं भी उसी एज का था। वो मेरे ख्याल है यूएस का था शायद। अब वो यूएस का बच्चा अपनी स्कूल का असाइनमेंट उसने मुझे दिया था। असाइनमेंट उसका क्या था कि ब्लेंडर पे जो है उसको एक घर बनाना था, एक छोटा सा पॉन्ड बना के कुछ क्या कहते हैं नारियल के दरख्त लगाने थे। वो चीज़ उसको वहाँ पे स्कूल में सिखाई जा रही थी और मैं यहाँ पर जो है वो प्रोफेशनली दे के सर्विसेज दे के पैसे ले रहा था। और वो चीज़ वहाँ पे स्कूल, तो मेरे लिए वही चीज़ बहुत फैसिनेटिंग थी। तो मैंने उसका जो है वो काम किया और बिकॉज वो स्कूल का असाइनमेंट था तो इतना मुझे प्रोफेशनल काम देना नहीं था और वो था भी मेरा पहला क्लाइंट। तो मेरी बात हुई थी उससे कुछ $80 $90 के करीब, और काफ़ी बात पुरानी है, तो वो मेरे ख्याल है कुछ 17-18 हज़ार 19 हज़ार रुपये बनते थे। सही जी। और वो मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल क्लाइंट था। तो यह कि उसके काम बढ़ता गया और फाइनली जो है मुझे 24 हज़ार के करीब पैसे मिले, जो कि $100-120 बनते थे। हाँ। और अब जो है फिर मैं वालिद साहब के पास गया कि यार अब आप ये बताएं मुझे कि पैसे पाकिस्तान मंगाऊँ कैसे मैं, क्योंकि ये बड़ा मसला है कि पाकिस्तान में पैसे कैसे आएंगे। कमा तो लिए हमने, फाइवर के अकाउंट में पड़े हैं। तो पहले वालिद साहब ने बोला यार 25 हज़ार रुपये तुम ऐसे कैसे मंगा रहे हो, कि स्कैम होगा या कुछ भी। मैं बोला नहीं, आप मुझे बताएं किस तरह से करना है। फिर हमने जो है पेयोनीर जो है पेमेंट गेटवे, उसमें हमने अकाउंट बनाया और वहाँ पे जो है अकाउंट वेरीफाई करने में भी बहुत इशू हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे पेयोनीर खुद मेरा ख्याल है पाकिस्तान या तो जस्ट आया था या फिर वो पाकिस्तान में ऑफिशियली नहीं आया था। तो इट कैन बी आइदर वन ऑफ द सिनेरियोस। तो अब हमारा मेरे वालिद साहब का शनाख्ती कार्ड जो है, मेरा था नहीं उस वक्त, वो था उर्दू में, हम भेजें उनको पढ़ना नहीं आए। तो ये भी मसला फेस हुआ था। फिर कैसे तैसे करके वेरीफाई हुआ और मेरे 25 हज़ार रुपये आए। फिर उन्होंने जो है थोड़ा बहुत मुझे वालिद साहब ने फ्री हैंड दे दिया कि अब चलो कुछ तो कर रहा है ना, कुछ तो कर रहा है, एटलीस्ट अपना खर्चा पूरा कर लेगा। सही, ज़बरदस्त। तो यह है कि तब मेरा जो है पहला क्लाइंट आया था और वो एक स्कूल का बच्चा था जिसको असाइनमेंट करवाना था। सही। तो ये फाइवर की जर्नी में और इसके अलावा कौन से और प्लेटफॉर्म आपने यूज़ किए अपनी अर्निंग के लिए? सर स्टार्टिंग में जो है मैंने 3D एनिमेशन का जो काम था, वो पहला क्लाइंट मेरा था अपवर्क से। मुझे याद है रमज़ान का एंड चल रहा था और मैंने बस वैसे ही अपवर्क पे बना के डाल दिया कि यार फाइवर तो ठीक है, अपवर्क भी देखते हैं एक बार। और अगले दिन या उससे अगले दिन जो है मुझे उसका बंदे का मैसेज आया था और उसको जो है मैं अपवर्क से बाहर ले गया था किसी तरह से कि यार मैं अपवर्क को पैसे क्यों दूँ। मैं बाहर ले गया था, जो कि मैं रिग्रेट करता हूँ आज भी, क्योंकि वो प्रोफाइल पे जो मेरा रिव्यू होता उससे मैं आगे 10 क्लाइंट और ले सकता था। तो अगर आपको कोई भी ऐसा क्लाइंट मिल रहा है, फाइवर पे हो चाहे अपवर्क पे हो, जो कि कह रहा है कि यार इन प्लेटफॉर्म्स को छोड़ो बाहर आ जाओ तो तुम्हें भी 20% बचेगा, मुझे भी, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। किसी को भी आप जो है उसको बाहर ना जाए। 20% इज़ वर्थ गिविंग। अगर आपको वो अच्छा रिव्यू दे के जाता है और आपकी प्रोफाइल जो है वो अच्छी लगती है तो दैट इज़ वर्थ गिविंग। तो वो मेरे से एक गलती हो गई थी और यह है कि अपवर्क पे मैंने किया था, उसके अलावा फाइवर पे किया था। बाकी प्लेटफॉर्म्स मैंने ट्राई किया था बट मुझे ऐसा समझ नहीं आया। guru.com, freelancer.com है या PK। बिल्कुल, हाँ, freelancer.com, बिल्कुल। तो उन पे मुझे समझ हाँ, जो पूरा डिजिटल का पूरा कोर्स था उसमें बहुत सारे ये पीपल पर आवर बहुत सारे प्लेटफॉर्म थे। हाँ बिल्कुल। डिजिटल से पूरे कोर्सेज में इनिशियली जो उस वक्त जिस तरह आप एज में हो तो उस वक्त ऑफ कोर्स पहले बैचेस या सेकंड बैचेस, मैंने भी सेकंड बैचेस में समवेयर दिया हुआ था डिजिटल लाइक 2017 और 19 इस बीच में। तो जिस तरह फ्रीलांसिंग है तो फ्रीलांसिंग को समझना, कंप्यूटर को समझना, ये आपकी एज ग्रुप में सब नॉर्मल था? मतलब लोग सीख रहे थे कंप्यूटर या आप ही थे अकेले कंप्यूटर सीखने वाले या इस तरह ये ऑनलाइन फ्रीलांसिंग करने वाले? सर कंप्यूटर सीखने वाले और ये सब जो है ना, असल इस टाइम पे जो है बूम आया था, एक बूम आ ही रहा था। मैं अर्ली वेव में ज्वाइन कर गया था इस चीज़ को, क्योंकि शुरू से मुझे शौक रहा है। और मुझे याद है जब वालिद साहब पहले भी कंप्यूटर लाते थे तो घर में यही झगड़े होते थे कि यार मैं चलाऊँगा वो वाली चीज़ होती थी। तो शुरू से ही मुझे शौक़ तो था और उसमें जो है मैंने स्टार्ट किया जब मैं कॉलेज में था, बेसिकली कोविड वाला पीरियड। तो उसमें मैंने स्टार्ट किया। मेरे साथ जो है 2-4 लड़के और हैं जो कि आज माशाल्लाह काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। कोई 3D एनिमेशन का काम कर रहा है, कैरेक्टर डिज़ाइन का काम कर रहा है और किसी ने अपनी मार्केटिंग एजेंसी खुद की बना ली है। तो ये था कि मैं स्टार्ट कर रहा था और साथ में लोग भी थे, कुछ लाइक माइंडेड लोग जो कॉलेज में थे साथ। तो यह है कि उन्होंने सबने साथ ही हमने स्टार्ट किया था। सही, एक्सलेंट, सही, ज़बरदस्त।
सो अब के जो चैलेंजेस हैं, अब जो फ्रीलांसिंग में कंपटीशन आ गया है, लोग कह रहे हैं कि कंपटीशन है ज़्यादा, तो अब किस तरह आप उसमें फ्रीलांसिंग की या एजेंसी ऑनर एज आप सीईओ है, फाउंडर है अपने प्रोटॉन मार्केटिंग में, तो उसको किस तरह लेके चल रहे होते हो? उसकी जर्नी फिर किस तरह स्टार्ट किया आपने? ट्रांजिशन पीरियड कब आया फिर? सर बेसिकली जब मैंने मार्केटिंग का काम स्टार्ट किया था तो एक और चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगा, जानने वालों के साथ कभी भी काम ना करें आप। और ये तो सब कहते हैं, बड़े बड़े सब कहते हैं कि यार जानने वालों के साथ आप काम ना करें। तो जब मैंने मार्केटिंग स्टार्ट की थी तो मैंने जानने वालों से ही स्टार्ट की थी कि यार मैं किसी बाहर क्यों जाऊँ जब अपना जो है दोस्त है या कोई रिश्तेदार है या कोई भी ऐसा बंदा है जिससे आप काम करें। कोई उसमें बुराई नहीं है काम करने में, बट ये है कि आप उसको जो है एक प्रोफेशनल वो जो है ना आप मेंटेन नहीं कर सकते हो रिलेशनशिप, जबकि प्रोफेशनल मेंटेन रिलेशनशिप और पर्सनल रिलेशनशिप दोनों जो है मेंटेन करना काफ़ी ज़रूरी होता है इसमें। तो मैंने उनके साथ स्टार्ट किया, मेरे दोस्त है काफ़ी अच्छे, और उन्होंने जो है एक क्लाइंट दिया मुझे। अब उनको मैंने सर्विसेज प्रोवाइड की, बहुत अच्छी सर्विसेज थी, तो उन्होंने दूसरा रेकमेंड किया, उन्होंने तीसरा रेकमेंड किया, तो इस तरह से जो है मैंने चीज़ें स्टार्ट की थी। और अभी जो है मैं थोड़ा एक्सपेंशन की तरफ जा रहा हूँ, तो बेसिकली मेरे सारे एम्प्लॉयज़ जो थे वो रिमोट थे। हाँ, डिज़ाइनर मेरे पास रिमोट था, एड मैनेजर जो है चलाने वाला वो मेरे पास रिमोट था, जो पोस्ट वगैरह करना होता है सोशल मीडिया मैनेजर वो भी रिमोट था। अब जो है मैंने फर्स्ट अपना इन हाउस एम्प्लॉय हायर किया है। तो यह है कि चैलेंजेस हर चीज़ में है। आप रोड पे पकौड़े की दुकान लगाने जाएँ तो सामने एक और पकौड़े की दुकान भी है, सही है। तो यहाँ पे ऑनलाइन में भी यही है, यह है कि थोड़ा सा ज़्यादा उसमें आपको लग जाता है, क्योंकि एक तो वर्ल्ड वाइड मार्केट है और हर कंट्री जो है एज ए कंट्री वो जो है अपने आप को बेहतर से बेहतर बना रहे हैं, तो वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। यहाँ पर जो है काफ़ी जो है हर शहर में से जो है लोग, हर घर में जो है एक फ्रीलांसर बैठा है। तो आपको अपनी स्किल्स पॉलिश करनी है और उसको ऐसी देनी है कि यार अगला बंदा जो है रिटेंशन आए आपके पास। आपने मेरे से काम करवाया, आपने 10 लाख का काम करवा लिया बल्कि मुझसे, बट अगर आप दोबारा मेरे पास नहीं आ रहे तो फिर वो लिंक ही ख़त्म हो गया, वहाँ पे चेन टूट गई। वो चेन जो है वो नहीं टूटनी चाहिए, सही, मेरा ये मानना है। एक्सीलेंट। रिकरिंग क्लाइंट जिसको कहते हैं, रिकरिंग क्लाइंट जो है वो आपके पास बिल्कुल आनी चाहिए। ठीक है। तो रिकरिंग क्लाइंट्स के लिए क्या क्या चीज़ें होती है कि हम एक क्लाइंट को कम्युनिकेशन करते हैं, क्या करते हैं, इसका क्या इसका सीक्रेट सॉस है आपके मुताबिक कि आप क्लाइंट को किस तरह डील करते हैं, क्या जर्नी है सर इसमें? मेरे लिए एक जो मेन पार्ट है, जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट बोलते हैं जो, वो मेरे लिए है आफ्टर सेल सर्विस। ओके। और ये चीज़ जो है मैंने वालिद साहब से भी सीखी है, क्योंकि मैं जो है ज़ाहिर जब से पैदा हुआ हूँ तब से मैं उनको तो एक बिज़नेस चलाते हुए देख रहा हूँ। तो मुझे पता है कि रात को 3 बजे भी कॉल आएगी तो वो पिक करेंगे, वो नींद ख़राब करके भी पिक करेंगे। कोई मसला आ गया, कोई जो है वो जाके उस पर जो है खड़े रहेंगे हर वक्त। और वैसे कितनी भी टेंशन चल रही हो उनको, जब वो फ़ोन उठाएंगे तो दे विल टॉक लाइक कि मतलब वो एक ब्रिक बन जाती है कि जो भी मसले हैं वो यहाँ तक हैं, क्लाइंट के ऊपर जो है वो ना नहीं जाने, या क्लाइंट की अगर कोई चीज़ है तो वो घर तक नहीं आ रही। वो चीज़ मैंने उनसे बहुत ज़्यादा सीखी है। ठीक है। अब मैंने क्लाइंट क्लोज तो कर लिया, उसने मुझे बोला कि यार मैं आपको लेट से 50,000 रुपये देता हूँ, आप मुझे ये काम करके दे दें। 50,000 रुपये अकाउंट में आ गए। अब मैं उसको कैसे ट्रीट करता हूँ वो डिसाइड करेगा कि ये क्लाइंट मेरे साथ कितना टाइम रहेगा, वो मेरे पास आगे लोग भेजेगा या नहीं भेजेगा, वो मेरे अकाउंट में पैसे आने के बाद चीज़ डिसाइड होती है। तो यही है कि आप आफ्टर सेल सर्विस जो है वो उनको आप बेहतर दें। आपने डिसाइड किया है, जैसे मैं अपनी फील्ड की एग्जांपल देता हूँ, मैंने डिसाइड किया है कि यार आपको जो है 20 पोस्ट में मंथली देता हूँ, ठीक है, और 2 रील देता हूँ, लेट्स से। अब मेरे लिए एक पोस्ट बनवाना क्या है, कुछ भी नहीं है। मेरा डिज़ाइनर बैठा है, मैं उससे जो है एक पोस्ट बनवा दूंगा, 20 की जगह 22 कर दूंगा, कोई इशू नहीं है मुझे। बट क्लाइंट का क्या है कि मैं ओवर डिलीवर कर रहा हूँ। हमारे यहाँ लोग क्या होते हैं कि 20 का बोल के 18 कर देंगे, अंडर डिलीवर कर देंगे। जब मेरे पास अपना एम्प्लॉय बैठा है, ठीक है, उसकी सैलरी ऑन है, तो वो मुझसे पर पोस्ट तो चार्ज कर नहीं रहा है। और वैसे भी क्या करूँगा मैं इतनी 1-2 पोस्ट का बना के। तो मैं जब ओवर डिलीवर करना शुरू कर दूँ सबको, मेरे जितने भी क्लाइंट हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मैं ओवर डिलीवर करना शुरू कर दूँ, तो वो बोलेगा कि यार ये ज़्यादा बेहतर है इंस्टेड कि मैं किसी और के पास जाऊँ। सही। ऊपर से क्लाइंट को अंडरस्टैंड करना, उसको अपनी बात समझाना, उसकी बात समझना। अक्सर क्लाइंट जो है वो थोड़ा सा गुस्से में आ जाते हैं कि यार तुम्हें तो काम ही नहीं आता बिल्कुल, ये क्या करके दिया है, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। उस चीज़ को किस तरह आपने डील करना है, अच्छे वे में बिल्कुल जो है किस तरह से डील करना है, उस चीज़ से जो है डिसाइड होता है कि क्लाइंट आपके साथ कितना रहेगा, इस क्लाइंट के थ्रू आपके पास और कितने क्लाइंट आएंगे।
क्योंकि मुझे 2-3 साल हो गए मैं रेफरेंस पे ही काम कर रहा हूँ। सही। अभी रिसेंटली जो है मैंने इन हाउस एम्प्लॉय रखा है, अपने पेजेस वगैरह बनाए, उसके अलावा मैं रेफरेंस पे ही काम कर रहा था। तो मेरे पास अगर अली भाई ने क्लाइंट दिया है तो उनको मैं ऐसी सर्विस प्रोवाइड करूँगा वो 4 बंदे और लाएंगे, वो 4-3 और लाएंगे, इस तरह से। एक्सलेंट एक्सलेंट। ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें होती है रिकरिंग आज की दिन। अच्छा, तो इसमें और क्या मज़ीद होता है कि फाइनेंशियली चैलेंजेस इसमें क्या होते हैं कि आपको किस तरह अपने स्टाफ को हैंडल करते हो, अपने टाइमिंग को, पर्सनल लाइफ, ये चीज़ें किस तरह बैलेंस कर रहे होते हो आप? सर टाइम मैनेजमेंट जो है वो एक बहुत बड़ी स्ट्रगल रही है। फाइनेंसिस मैनेजमेंट जो है वो उससे ज़्यादा बड़ी स्ट्रगल रही है, उस पर हम आते हैं। तो टाइम का ये है कि मेरी यूनिवर्सिटी भी होती है, आई एम स्टडिंग लॉ बाय द वे फ्रॉम ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी। एक्सीलेंट जी। तो अब यह है कि मेरी पढ़ाई साथ चल रही है, और चूँकि लॉ इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, तो वहाँ पर आपको मेडिकल की तरह बैठ के पढ़ के रट्टे वगैरह नहीं लगाने होते। इट्स लाइक आप लेक्चर अच्छे से अटेंड कर रहे हो, आप सुन रहे हो, समझ रहे हो, तो आपको ऐसे जो है उसमें इतना टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्सो मेरे लिए एक बहुत अच्छा फ़ायदा है कि मेरी इंग्लिश जो है थोड़ी सी बेहतर है, तो उसमें जो है मैं अगर क्लास में बैठ के सुन रहा होता हूँ तो मेरे दिमाग में वो चीज़ बैठ जाती है, तो स्टडीज़ को मैं इजीली मैनेज कर लेता हूँ, उसमें इशू नहीं होता। बाकी उसके बाद 4 बजे यूनिवर्सिटी से वापस आ गए, उसके बाद मेरा काम शुरू होता है। 4 बजे से लेकर मैंने, हो सकता है मैं 15 मिनट में फ्री हो जाऊँ, हो सकता है मैं रात को 8 बजे फ्री हो जाऊँ, हो सकता है मैं रात को 4 बजे फ्री हो जाऊँ। तो ये कि कहीं ना कहीं वो चीज़ मैनेज करनी पड़ती है। बहुत मुश्किल है टाइम को मैनेज करना अपने, क्योंकि फिर सुबह उठ के यूनिवर्सिटी भी जाना है। सही। और जैसे मैंने आपको आज बता रहा था कि आज भी मैं यूनिवर्सिटी की छुट्टी करके आया हूँ बिकॉज कल रात को 5 बजे तक मैं काम कर रहा था। सही। हाँ, तो ये चीज़ है कि थोड़ी बहुत मैनेज करना पड़ता है, बट इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। जब पैसे आ रहे होते हैं तो फिर आप जो है ना रात को जो है 3 बजे तक भी जाग लेते हैं, सुबह 6 बजे उठ भी जाते हैं। सही। तो ये डिसीजन में मुश्किल है कि काफ़ी, जिस तरह आजकल के जो यंग है, इस तरह नेटफ्लिक्स है, प्राइम है, तो आपका भी इस तरह शौक है या फिर आप मज़ीद क्लाइंट को ही तरजीह देखते हो, या वीकेंड्स पर आप किस तरह अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहे होते हो? यार मैं एज सच मैंने इसमें कोई इतना थॉट दिया नहीं है, बिकॉज मैं देख रहा होता हूँ, मुझे अगर कोई शो अच्छा लग गया, जैसे अभी मैं सूट्स देख रहा हूँ, इट इज़ अ लॉयर रिलेटेड, वो तो 9 सीजन्स हैं, मैंने एक बार देख लिए हैं, बट इट्स समवट कंफर्ट शो, तो मैंने दोबारा से देखें। तो ऐसा भी दिन गुजरता है कि मैं पूरा दिन नेटफ्लिक्स देख रहा होता हूँ, बट ऐसा भी दिन गुजर रहा होता है कि जिसमें पूरा दिन काम भी कर रहा होता हूँ। तो इस पर इतना मैंने थॉट दी नहीं है कि यार कब क्या काम करना है, बट इट्स लाइक कि अगर डेडलाइन है, मैंने मीट करनी है, तो मैंने कर रही है। और मोस्टली ये है कि काम जो भी एम्प्लॉय है वो कर रहा होता है, डिज़ाइनर जो है वो उसको मैं दे देता हूँ पोस्ट बनानी है, मैं सुबह उठ के दे दूँगी पोस्ट बनानी है, मुझे रात को रेडी मिलेगी, और जो पोस्टिंग करने वाला है वो पोस्ट कर देता है। तो एज सच मुझे सुपरविजन के अलावा कुछ काम बैठ के करना नहीं पड़ता। हाँ, तो ये है कि मैं मोस्टली जो है अपने आप को फ्री रख रहा होता हूँ, ताकि मैं और जो है क्लाइंट लाने पे फोकस कर सकूँ। एग्जैक्टली ये सारी चीज़ें होती है। जो फ्रेमवर्क है पीपल मैनेजमेंट, जिस तरह आपने खुद चीज़ें पहले की और अब इस ट्रांजिशन पीरियड में जब चीज़ आए हो, तो उसको किस तरह मैनेज कर रहे होते हो कि आपका जो टाइम है डिफरेंट क्लाइंट्स के, जिस तरह आप जितने घंटे में $100 कमा रहे होंगे, उतने घंटे में आप $1000 का क्लाइंट एक और लेके आ जाओ, तो पूरी टीम को आप काम करवा सकते हो। तो ये स्ट्रेटजी का फ्रेमवर्क आप किस तरह देखते हो, उसको किस तरह मज़ीद डिफाइन करोगे? सर जहाँ तक बात है पीपल मैनेजमेंट की, अगेन शाउट आउट टू माय डैड, उनसे मैंने बहुत चीज़ें सीखी हैं। और चूँकि हमारा काम, जैसे मैंने आपको बताया कि एलिवेटर मैन्युफैक्चरिंग है, तो यू हैव टू गेट योर हैंड्स डर्टी, राइट, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी फील्ड है, उसमें सिविल का भी काम है। तो वहाँ पर जो है आपको लेबर फोर्स को मैनेज करना है, वहाँ पर जो है आपको एक वेल्डिंग करने वाले बंदे को मैनेज करना है, वहाँ पे आपको एक जो है कारपेंटर को मैनेज करना है, ठीक है। तो उन लोगों को मैनेज करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट रादर देन मैनेजिंग अ ग्राफिक डिज़ाइनर, क्योंकि वो और मेरा माइंड जो है वो मैच कर जाता है ऑलरेडी। तो वो चीज़ जो है वो मैंने उनको जितना सीखा है कि वो किस तरह से डील करते हैं, कभी कभी झड़का भी देते हैं, बट उनको पता है कि ये वक्त है झड़काने का और ये वक्त है इससे काम लेने का। तो वो चीज़ जो है वो उनसे सीख के कहीं ना कहीं मैं अपने उस पर अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। और मैं कोशिश ये करता हूँ कि अपने आप को मैं जितना फ्री रख सकूँ उतना फ्री रखूँ, ताकि मेरा जो मेन काम रह जाए वो ये है कि मैं क्लाइंट से कम्युनिकेट कर सकूँ, पहली चीज़, और दूसरा ये कि नए क्लाइंट्स को लाने पे फोकस कर सकूँ। सही। अच्छा, एक क्लाइंट्स को समवेयर फाइंड आउट करने के लिए आप लोग किस प्लेटफॉर्म पे ढूंढते हो? जिस तरह आपने पहले बताया कि मैं रेफरेंस पे ही, कि क्लाइंट को आपने सर्विसेज ऐसी दे दी तो वो खुद और रेफर कर रहा है,
इसके अलावा स्पेसिफिकली एग्रेसिवली अर्निंग करनी है, चीज़ें करनी है, सिर्फ लोग भी बहुत सारा अर्निंग के लिहाज से देखते हैं, क्लाइंट कहाँ से आएगा, स्किल्स तो सीख लेंगे, चीज़ें कर लेंगे। तो बहुत सारे जो न्यूबीज़ है या बहुत सारे लोग हैं अर्निंग के इस पैराडाइम में जा ही नहीं पाते। तो उनके लिए आप क्या एडवाइस करना चाहोगे, किस तरह वो मज़ीद आपकी लाइफ से, आपकी जर्नी से क्विकली अगर कोई अर्निंग करना चाहे तो उसमें क्या चीज़ें होगी कि वो उस पाथवे को फॉलो करें? तो एज अ डिजिटल स्किल्स या ग्राफिक स्किल्स या फ्रीलांसिंग के उसमें पाथवे में आप जिस तरह गाइड करो उनको, तो किस तरह पॉसिबल हो पाएगा? अच्छा, मेरे हिसाब से पहले तो जो है आपका पहला जो फोकस होना चाहिए वो ये है लर्निंग। आपने जैसे अभी कल परसों यूनिवर्सिटी में भी सर कह रहे थे, सर शाम, कि पहले जो है आपने अपने ऊपर 90 डेज़ बोला था शायद, कि आपको अपने ऊपर जो है इमरजेंसी लगानी है कि इसमें जो है मैंने बैठ के सीखना है। उसके बाद जो है आप स्टार्ट कर सकते हैं। और फाइवर, अपवर्क, ये जो है बेसिक जो हमारे बड़े नाम हैं फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स में वो हैं। उसके अलावा फेसबुक पे काफ़ी अच्छे क्लाइंट्स मिल जाते हैं, फेसबुक कम्युनिटीज़ बनी हुई हैं, वहाँ से आप क्लाइंट्स ले सकते हैं। और उसके अलावा जो है यू हैव टू मेक दैट थिंग योर आइडेंटिटी। कि मैं कहीं पे लास्ट टाइम अभी कुछ 1 महीने की बात पहले की बात है, मैं गिटार लेने गया था फॉर अ फ्रेंड। तो अब हम गए, हमने बात की और मैं वहाँ पे अपना शुरू हो गया कि सर मेरी मार्केटिंग एजेंसी है, आप मुझे बताएं कि आपको अगर कोई सर्विसेज चाहिए नहीं चाहिए। तो ही सेड मैं लाहौर की एजेंसी से बात कर रहा हूँ और आप चूँकि कराची के हैं तो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, तो वी एक्सचेंज आवर नंबर्स। तो वो मेरी आइडेंटिटी का पार्ट बन गया है, क्योंकि मुझे पता है मैं अपने काम में अच्छा हूँ, तो वो मेरी आइडेंटिटी का पार्ट बन गया। और जहाँ भी मैं जाता हूँ तो कहीं ना कहीं जो है वो चीज़ मेरी आइडेंटिटी में दिख रही होती है। तो जहाँ जहाँ आप जाएंगे आप अपनी छाप छोड़ते जाएंगे। वो चीज़ जो है बहुत अच्छी जो है आपको रिटेंशन लाती है। वो बहुत छोटी सी चीज़ है, मगर उससे जो है आपको रीच आउट करते हैं लोग और उससे जो आपको क्लाइंट मिलते हैं। उसके बाद फेसबुक कम्युनिटीज़ हो गया, फाइवर, अपवर्क, guru.com, freelancer.com, जिस तरह के प्लेटफॉर्म्स हो गए। फेसबुक कम्युनिटीज़ जो मैंने बताया वो हो गया। उसके अलावा रेफरेंसेस, कि अगर आपको पहला क्लाइंट मिल रहा है तो आप कोशिश करो कि वो क्लाइंट तो आपके साथ रहे, 2 बंदों को और भी लाए। उसके अलावा आप कहीं पे भी जाते हैं तो आप एटलीस्ट अपने आप को इंट्रोड्यूस इस तरह से करवाएं कि वहाँ पे जो है कहीं ना कहीं आपकी छाप छूट जाए। तो उस चीज़ से जो है काफ़ी रिटेंशन आपको मिलती है। एक्सीलेंट। तो ये पाथवे में इसको समवेयर चीज़ें हो पाए। अच्छा, काफ़ी लोगों का जो मार्केटिंग या फ्रीलांसिंग या अर्निंग के पैराडाइम में उनका बिलीफ लिमिटेड है, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि अपने पैराडाइम को, इस पूरे इंटरनेट की जो मार्केट है उसमें पैसे कैसे निकलवा सकें? क्या उनका जो लिमिटेड बिलीव्स है उसको कैसे हॉरिजॉन्टल कर सकें उसको? सर मैं खुद अभी जो है बहुत स्टार्टिंग वाले लेवल पे हूँ, तो मेरे भी बिलीव जो है वो काफ़ी लिमिटेड हैं। काफ़ी चीज़ें जो वो ब्रेक होती आई हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था तो मुझे नहीं पता था कि ये, मेरे ख्याल अभी मैं थोड़ी देर पहले चेक कर रहा था कि डिजिटल मार्केटिंग का जो टोटल पूल है वो है $366 बिलियन। वो एक बहुत बड़ी अमाउंट है, पूरा पूल जो है डिजिटल मार्केटिंग का। उसमें से आप अगर 0.0001% भी ले लेते हैं तो आप यहाँ पे जो है एक सुकून से लाइफ गुजार सकते हैं। तो एक चीज़ ये देखना कि क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था मुझे ये चीज़ नहीं पता थी, मुझे लगा कि शायद 5,000 का क्लाइंट होता होगा, 10,000 का होता होगा। लेकिन मैं लोगों को सुनता हूँ तो वो कहते हैं कि यार उनके पास 6 फिगर वाले क्लाइंट्स हैं इन डॉलर्स, 5 फिगर्स इन डॉलर्स वाले क्लाइंट हैं, $10,000 से ऊपर। काम क्या करते हैं? वो भी वही करते हैं जो मैं करता हूँ, सही। बट मेरे पास क्या है कि रुपीज़ में वो वैसे क्लाइंट्स हैं, उनके पास डॉलर्स में वैसे क्लाइंट्स हैं। तो हम खुद देख के परेशान हो जाते हैं कि यार उस लीग में कैसे जाना है। हम अभी खेल रहे हैं माइनर्स लीग में, ठीक है, कि बेसिकली जो है हमारे पास PKR में क्लाइंट होते हैं, मोस्टली क्लाइंट्स इंटरनेशनल भी हैं बट मोस्टली जो है वो PKR में होते हैं। और वो जो हैं वो सेम स्पोर्ट सेम है हमारा, बट वो मेजर्स लीग में खेल रहे हैं, कि उनके पास भी वो सेम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं बट $10,000 चार्ज करते हैं। तो मतलब पॉसिबिलिटीज़ हैं इस चीज़ की, तो हमें अपने आप को लिमिट नहीं करना। जबकि हमें कोई $500 भी देता है अगर बोलते हैं कि यार मार्केटिंग कर, तो हम खुश हैं। तो वो चीज़ जो है वो क्योंकि हमने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, तो उस चीज़ से जो जितना जल्दी हम बाहर से निकलें उतना हमारे लिए जो है वो बढ़ जाएगी, वहाँ के जो एक्सपोजर है वो बढ़ जाएगा। सही, एक्सीलेंट। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड्स के अंदर फेसबुक मार्केटिंग है, गूगल एड्स है, टिकटॉक ऐप है, स्नैपचैट है, हर प्लेटफॉर्म पे कहीं ना कहीं अपनी एक अलग एल्गोरिथम है। आपके लिहाज से आपका फेवरेट प्लेटफॉर्म कौन सा है और किस में मतलब मार्केट पोटेंशियल है आपके लिहाज से? यार अभी आजकल जो मेरा फोकस है मेन, वो इंस्टाग्राम चल रहा है।
और उसके अलावा जो है टिकटॉक की तरफ मैं जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि टिकटॉक का जो मार्केट प्लेस है वो आपको अगर एजेंसी अकाउंट वगैरह मिल जाता है और आप उस पर जो है वो करते हैं। मुझे इतनी नॉलेज नहीं है इसके बारे में, बट मैंने काफ़ी चीज़ें सुनी हैं इसके बारे में और मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको ट्राई आउट करूँ, क्योंकि वहाँ पर जो है आप अफिलिएट से बहुत ज़्यादा जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि मिलियंस जो है वो आपके व्यूज़ चले जाते हैं, जबकि वही चीज़ इंस्टाग्राम पे करना मुश्किल है थोड़ी सी। तो मार्केटिंग के हवाले से मेरा भी मेन फोकस जो है वो इंस्टाग्राम पे है, बट टिकटॉक की तरफ मैं जाना चाह रहा हूँ। सही, ज़बरदस्त। जब फेसबुक के डिफरेंट एड सेट होते हैं, तो ये एड सेट और फेसबुक की जो ब्लूप्रिंट है सर्टिफिकेशंस वगैरह, या फेसबुक में जो मार्केटिंग सिस्टम है उसमें ज़्यादा लोगों को यही होता है कि हम फेसबुक ऐड चलाना सीख जाएं, ये इंपॉर्टेंट है, या फिर उसके जो बैकग्राउंड में जो हम उसके रिसर्च करते हैं, इसका एनालाइज करते हैं, क्लाइंट्स की क्या डिमांड है, क्या वर्ड्स है, कीवर्ड्स है, उसका पर्सोना क्या हो, तो आप उस पर फोकस करते हैं, या जो क्लाइंट कह रहा है उस मुताबिक आपने ऐड को बस रन करना है? तो आप क्या स्ट्रेटजी क्लाइंट को गाइड करते हैं, क्या कर रहे होते हैं इस पर? सर ये जो सवाल आपने पूछा है इसके दो जवाब हैं। एक सवाल बिल्कुल सिंपल सा है कि अगर क्लाइंट आपका पाकिस्तानी है तो उसकी रिक्वायरमेंट है कि मेरा सामान कितना बेचोगे। कि अगर मैं ये मोबाइल बेच रहा हूँ तो मेरी एक ही रिक्वायरमेंट होगी कि भावल भाई आप मेरा मोबाइल कितना बेचेंगे, महीने के एंड में कितनी सेल्स होंगी मेरे पास। क्योंकि उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि क्रिएटिव्स क्या हैं, हेडसेट कितने बनाने हैं, टेस्टिंग करनी है, कुछ करना है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जबकि इंटरनेशनल क्लाइंट होते हैं वो इस चीज़ को थोड़ा सा समझता है, ठीक है। वो कहता है कि यार आप टाइम लें, आप अच्छे क्रिएटिव्स बनाएं, ठीक है, आप उसमें जो है डिफरेंट एडसेट्स बना के उसको रन करें, जिस पे अच्छा आएगा उस पर फिर हम जो है बजट बढ़ा के और वहाँ से फिर जो हम अपनी जो भी ज़ाया गया है, जो हम उसको क्या कहते हैं, बर्न मनी जो है हमारी, उसको हम वहाँ से रिकवर कर लेंगे। सही। तो पाकिस्तानी क्लाइंट ये समझने में थोड़ा सा जो है हिचकिचाता है, बट कि इंटरनेशनल क्लाइंट जो है वो इस चीज़ों को समझता है कि आप अच्छे क्रिएटिव्स वगैरह बनाएं और इस तरह से आप काम करें तो वो बहुत अच्छा जो है उसमें से रिटर्न भी आ जाता है। पाकिस्तानी क्लाइंट्स के साथ अक्सर मसला भी यही होता है कि वो कहते हैं कि यार आपने अभी अगर आज ऐड चलाई है तो कल के दिन में रिजल्ट चाहिए, या 2 दिन में चाहिए, 3 दिन में चाहिए, जो कि नहीं आता। आप अगर एक ऐड चलाते हैं तो ऐड मेच्योर होने में भी टाइम लगता है। फेसबुक खुद जो है उसका एल्गोरिदम उसको समझता है, सारी चीज़ें करता है, इवन तो आपने टारगेटिंग वगैरह अच्छी की होती है, कभी ऐड क्रिएटिव्स जो है वो अच्छे नहीं कहूँगा बट रेलेवेंट नहीं होते। तो इस तरह से जो है काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे फैक्टर्स आपको देखने पड़ते हैं, तो उसके बाद जो है जाके आप उसको अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकते हो। अच्छा, जिस तरह नॉर्मल मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग, और ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग है, आपने जिस तरह दोनों प्लेटफॉर्म में काम किया है, जिस तरह फादर के बिजनेस को एक जनरली मार्केटिंग लोग करते हैं, बिलबोर्ड लगाते हैं, चीज़ें लगाते हैं, और डिजिटल मार्केटिंग भी आपने किया, तो उसमें और इसमें आपका प्रॉफिटेबिलिटी मार्केट में लिहाज से या बार बार क्लाइंट के लिहाज से क्या चीज़ें आपको एक डिफ्रेंशिएट लगता है मेजरली, कि किस मार्केट में पोटेंशियल है और आगे जो एक्सपेंशन है उस लिहाज से मार्केटिंग में? सर एक तो ट्रेडिशनल वे ऑफ मार्केटिंग है, जैसे आपने बिलबोर्ड लगा दिया, टीवी पे ऐड दे दिया वगैरह वगैरह, और टीवी पे ऐड देना जो है आई मीन नॉट इन माई पर्सनल एक्सपीरियंस बट मैंने लोगों से सुना है कि वो जो आपको रीच देता है वो आज भी एक अनबिलीवेबल रीच है, क्योंकि हमारा एक बड़ा तबका आज भी टीवी के सामने बैठा है। बट द थिंग इज़ कि अगर मैं जैसे मेरा अभी रिसेंट मैंने एक क्लाइंट क्लोज किया है, तो ई कॉमर्स का वो है, तो लेट से आप अगर ग्लासेस बेच रहे हैं, ठीक है, और फैंसी ग्लासेस बेच रहे हैं, मतलब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स आपके टारगेट हैं, वो कहाँ बैठे हैं, अपने फ़ोन पे बैठे हैं, टीवी के सामने बैठे हैं। तो आपको देखना है कि आपकी ऑडियंस किस तरह की है। जैसे अगर मैं लिफ्ट में पाकिस्तान का ऐड टीवी पे दूं तो मेरे ख्याल में उससे भी मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा, बिकॉज हमारी लिफ्ट जो है वो डिसेबल्ड पीपल जो व्हीलचेयर वाले होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा काम की है। तो वो अगर देखता है टीवी में तो वी माइट गेट सम कॉल्स, जबकि फेसबुक पे भी आप उस चीज़ को टारगेट कर ही सकते हैं। तो दोनों की एक अलग अलग वो है, और दोनों में बहुत अच्छा पोटेंशियल भी है और उसमें ग्रोथ के चांसेस भी हैं। तो इस तरह से जो आप दोनों को अपने हिसाब से जो है वो यूज़ कर सकते हैं। बट डिजिटल दौर है तो आई प्रेफर कि आप जो है उसमें ज़्यादा फोकस करें। सही, तो ट्रेंड के साथ उस चीज़ चलते हैं। बिल्कुल। तो जिस तरह आपकी जो प्रोडक्ट है, अपनी ही प्रोडक्ट की आपने डिजिटल मार्केटिंग की, या उसके लिहाज से डिफरेंट काफ़ी बार हम मार्केटिंग देखते हैं तो वो इमोशनली अपीलिंग होती है। दूसरा, अब ज़रूरी नहीं जो आपकी जो लिफ्ट है वो आप उसके खुद की अगर मार्केटिंग करते हो तो उसमें ये ज़रूरी नहीं कि हम उसको सिर्फ डिसेबल के लिए कह रहे हैं, बल्कि ऐसे पोटैटो काउच के लिए कह रहे हैं जो घर में वहीं बैठना चाहते हैं और घर में ही मतलब एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर सीढ़ी से नहीं जाना चाहते, तो ऑफकोर्स लिफ्ट से जाएँ।
तो इसके लिए आपने कोई भी अपने लिए मार्केटिंग की हो, क्या किस तरह कैंपेन रिजल्ट रहे हो? हमारा जो है बेसिकली ऐड वगैरह हम चलाते हैं। बेसिकली मैं एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करूंगा कि 2019 की बात है। मैंने वेबसाइट वगैरह बनाई थी, सारी चीज़ें की थी, एंड आई आस्क्ड माय डैड के इस पे जो है ना हम ऐड चलाते हैं फेसबुक पे, बहुत अच्छा रिस्पांस आएगा। तो उनका जो है एक लाइन का जवाब ये था कि फेसबुक पे जो है फारिग लोग बैठे हैं। मैंने बोला आप करने तो दें मुझे। 1-2 महीने ये चीज़ चली, उसके बाद जो है मैंने बोला कि मैं खुद ऐड चलाऊँगा, आपको समझ नहीं है आप बंद कर दीजिएगा। मैंने वो ऐड चलाई, फेसबुक पे भी चलाई, गूगल पे भी चलाई। 2019 की ये बात है और आज 2024 ख़त्म होने वाला है, हमारी गूगल पे ऐड बंद नहीं होती। ओके। वो हम रिचार्ज करते रहते हैं, ठीक है, उसमें से जो है रिस्पांस आता रहता है, काम जब बढ़ जाता है तो उसको पॉज कर देते हैं। बट कैंपेन जो है वो तब मैंने बनाई थी 2019 में, सही। उसको हम इम्प्रूव करते 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 वो अभी तक बंद नहीं हुई हमारी कैंपेन। उसको हम बीच में पॉज कर देंगे कि यार काम अभी थोड़ा ज़्यादा है, फिर जो है उसको वो चला देंगे, तो इसमें से रिजल्ट मिलता है। और लिफ्ट इज़ अ बिग प्रोडक्ट, ठीक है। अगर आप कोई 500,000 रुपये का अगर आपका वो है ऑर्डर वैल्यू है, तो उसमें यू कैन एक्सपेंड एक्सपोनेंशियली। तो वो चीज़ जो है दोनों में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है अगर आप उसकी मार्केटिंग जो है अपनी करते हैं तो। सही। तो ये लिफ्ट वाले कैंपेन में आपने क्या मार्केटिंग की, क्या किस तरह मतलब कि क्लाइंट्स को लाने के लिए उसके लिए जो सारे जो थी, कि आपने समवेयर एक बार जिद तो कर दी कि चलाने दो 3-4 महीने, तो उसको कंटिन्यू किस तरह कर पाए? रिजल्ट कितने देर में मिले, क्या हुआ, कुछ मैं उसका आपको बताता हूँ कि लिफ्ट में जो है एक तो हमारी ट्रेडिशनल लिफ्ट होती है, ठीक है, जो कि आप बिल्डिंग में लगती है, उसका एक पूरा अलग शाफ्ट होती है और पूरा मशीन रूम होता है, सब चीज़ें। हमारी प्रोडक्ट जो है वो कदरन डिफरेंट है। वो इस तरह से, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी हम बात कर रहे थे, बताया था कि आप बोलेंगे यार यहाँ पे प्रोडक्ट लगा के दो लिफ्ट, तो वो चल जाएगी यहाँ पे भी, वो अपने बलबूते पे जो है यहाँ पर लिफ्ट चल जाएगी। तो उसमें जो है एक तो इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है काफ़ी, कि अगर आपके लिए बंगलो ऑलरेडी आपका बना हुआ है और आपको वहाँ पे लिफ्ट लगानी है, आपने कोई स्पेस तो छोड़ी नहीं है, तो जो बंदा देखता है, अगर आपने टारगेटिंग अच्छी की अगेन, तो आप खुद उसमें इंटरेस्टेड हो जाते हो कि हाँ यार ये प्रोडक्ट तो अच्छी है, तो वो खुद ही बंदा जो है रीच आउट करता है। ऊपर से उसमें जो है हम एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, इथोस पेथोस लोगोस, तो उसमें जो है इमोशनल वाला जो एस्पेक्ट होता है, उसमें हम उस तरह से लोग उसको टारगेट कर सकते हैं। बिकॉज एज आई सेड कि व्हीलचेयर वाले जो लोग होते हैं वो अक्सर जो है बंगलोज में ये होता है कि उनको नीचे वाला कमरा दे दिया जाता है, सही, बिकॉज ताकि सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ नहीं होनी चाहिए, नहीं हो, और इफ़ दे कैन अफोर्ड तो वो जो है लिफ्ट लगाते हैं कि वो छत पे भी जा सकें, फर्स्ट फ्लोर पे भी जा सकें, उस पर भी जा सकें। वो एक एस्पेक्ट हम टारगेट कर सकते हैं, जिससे जो है ऑफ कोर्स हमें फिर लीड्स जनरेट होती हैं, फिर वो जो है सेल्स में कन्वर्ट होती हैं। तो इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें जो है हमने की थी, और जो भी हम लिफ्ट लगाते हैं उसकी वीडियो बन जाती है, और उसके बाद जो है उस पर लोगो वगैरह लग के फेसबुक पे चल के उसके पे ऐड चला देते हैं। ठीक है, सही। तो ये पर्सनल आपके खुद के भी अपने काम आता गया, प्लस आपने इसको मज़ीद दूसरों के लिए भी हॉरिज़न किया। तो ये जो एस्पेक्ट है आपका अपनी लर्निंग में, अपनी स्टडीज़ में, तो उसके डिजिटल मार्केटिंग के और एरा अब किस तरह देखते हैं? जिस तरह आप AI का दौर है, तो अब इस AI के दौर में आप किस तरह अडॉप्ट कर पा रहे हैं? किस तरह अपने क्लाइंट्स को मज़ीद, उनकी डिमांड भी होती होगी कि AI वीडियोज़ बना दो, क्या चीज़ें कर दो, तो उस पर आपका ट्रांजिशन पीरियड कैसा है? सर इस पर यह है कि बहुत हेल्प हो गई है इसमें। जैसे पहले कंटेंट राइटर आपको रखना ही पड़ता था, कि एक बंदा जो बैठ के, क्योंकि अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं बैठ के जो है रोज़ डेली पोस्टिंग है तो रोज़ एक बैठ के कैप्शन बनाऊं उनका, और उसको जो है फिर मैं बंदे को दूं, क्योंकि उस पर मुझे भरोसा नहीं है, क्योंकि उसका काम है पोस्ट करना। तो वो कैप्शन कैसा बनाएगा मुझे आइडिया नहीं है, बट ChatGPT पे मुझे भरोसा है। ठीक है। तो आजकल जो फ़िलहाल जो हमारा वर्क फ्लो है उसमें यह है कि मेरे ChatGPT के अकाउंट में इस तरह से बने हुए, जो साइड पे चैट्स आ जाती है ना, ऊपर मेरे एक क्लाइंट का बना हुआ है, दूसरा क्लाइंट, तीसरा क्लाइंट, उनमें मैं जाता हूँ, उसको मैंने ऑलरेडी ट्रेन किया हुआ है। मैं सिर्फ उसको बोलूँगा गिव मी अ कैप्शन फॉर दिस दिस दिस, मैं एंटर करूँगा, वो प्रॉपर हैशटैग्स के साथ, नंबर्स के साथ सब दे देगा। फिर उसको कॉपी पेस्ट करना जो है वो बंदे का काम है, वो जो है डायरेक्ट वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता है। एक तो ये चीज़ बहुत अच्छी हो गई है कि कंटेंट राइटर वाला काम है वो बहुत कम हो गया है, कि अगर पहले 100% था तो अब 80% जो है AI कर लेता है, कहीं कहीं आपको ज़रूरत पड़ती है उसकी। उसके अलावा वीडियोस, जैसे आपने बोला कि AI वीडियोस बना दो, वो चीज़ एक बहुत अच्छी है कि आपने वहाँ पर, पहले होता था कि आप मैनुअल कैप्शंस लगाते थे, ठीक है, आप इफ़ेक्ट्स लगाते थे, और उस तरह का जो है प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स, इसमें आप जो है आप जाके काम करते थे। आजकल वो सारा काम AI कर देता है।
कि अभी जो है मैं इस पॉडकास्ट से क्लिप्स लेके अपने इंस्टा पे डालूंगा, वो भी एआई से बनी हुई होंगी। सही। ऑटो कैप्शंस जो है वो खुद डाल रहा होगा सारी चीज़ें, तो वो काफ़ी चीज़ें आसान कर देता है। वो एआई का जो है बहुत अच्छा रोल है, और काफ़ी चीज़ें जो है वो टाइम सेविंग भी बहुत कर देता है। उसके अलावा लोगो बनाना, आप एआई को बोलो कि यार मुझे 10 कॉन्सेप्ट दे दो, उसने 10 कॉन्सेप्ट दे दिया, अपने क्लाइंट से अप्रूव करवा लिया कि यार किस तरह का लोगो चाहिए। अब वो एआई वाला यूज़ नहीं करोगे, बट ये कि जो आपको बैठ के कॉन्सेप्ट पे आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी थी वो ख़त्म हो गई। क्लाइंट ने बोला कि हाँ यार इस तरह का, अब आप उसकी 3 वेरिएशंस बना के क्लाइंट को दे दो। उसकी 3 वेरिएशंस बनाई, उसमें लोग क्लाइंट ने एक लोगो अप्रूव किया, आपने उसको दे दिया। तो इससे ये कि चूँकि आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग कम हो गई, ठीक है, आपका टाइम बच गया, आप क्लाइंट को लेट से 1000 रुपये कम चार्ज कर लो, 2000 रुपये कम चार्ज कर लो, क्योंकि आपका टाइम तो सेव हुआ है ना। सेव हुआ, बिल्कुल। आपने काम जितना आपको पहले करना था उतना नहीं किया, बट आपने एक यूनिक लोगो भी बना के दे दिया, एंड इट्स नॉट एआई जनरेटेड। आपने एआई से जो बनवाया था, आइडिया ले लिया। हाँ, वो आपने उठा के नहीं दे दिया, आपने उसकी 3 वेरिएशंस बना दी हैं ताकि क्लाइंट जो है वो अपने हिसाब से अप्रूव कर ले। तो इस तरह से काफ़ी चीज़ों में एआई बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सही। 10 टूल एआई की जिस तरह हम यूज़ कर पाएँ, आप एडवाइस करना चाहो कि कौन से टूल यूज़ करें हम? मैं यार मुझे नाम तो याद नहीं है, बट चैट जीपीटी तो फॉर श्योर, उसके बाद क्लाउड एआई, ठीक है, ये सारे जो है कंटेंट राइटिंग और इसके लिए इस्तेमाल होते हैं। उसके अलावा मुझे नाम बिल्कुल भी याद नहीं है, क्योंकि मेरा ये है कि रील्स वगैरह आती रहती है, मैं छोटे भाई को भेज देता हूँ। Okay. तो उसकी चैट में पड़ी होती है, फिर कभी याद आता है तो मैं जाके उसमें से देख लेता हूँ। बट कैप्शंस के अलग एआई हैं, उसके अलावा जो है वीडियो एडिटिंग के अलग एआई हैं, और बाकी ये तो आई थिंक मुझे मेंशन करने की ज़रूरत भी नहीं है, जो गामा एआई है, और गामा एआई इज़ फॉर प्रेजेंटेशन आई गेस, वो यूनिवर्सिटी में हम यूज़ करते हैं। उसके अलावा जो है मिड जर्नी इमेज जनरेशन के लिए, जेमिनाई, तो जेमिनाई इसका वो है चैट जीपीटी की तरह ही है। चैट जीपीटी की तरह ही है। तो इस तरह की जो भी टूल्स हैं ये हम जो है यूज़ करते रहते हैं। सही, ज़बरदस्त। तो ये जो एआई है, आपको क्या लगता है कि जो हमारी जॉब्स को ले रहा है या हमारी इनकम को कम कर रहा है या बढ़ा रहा है? एक्चुअली आपके उस तरह से क्या चीज़ है पैराडाइम में देखते हैं इस दौर में? यार इट डिपेंड्स कि आप उसको किस तरह से चीज़ को परसीव करते हैं ना, क्योंकि कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो कहीं ना कहीं जो है वो अच्छी भी होती है, कहीं ना कहीं जो है वो ख़राब भी होती है। अब मेरे लिए तो जो है उसने मेरी इनकम बढ़ाई है। ठीक है, अब वो एक मीम में देख रहा था कि एआई जो है मेरी जॉब कभी नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि मैं जूते की दुकान में ऊपर से जूता फेंकता हूँ। तो इसमें जो है काफ़ी अलग अलग है उसके एस्पेक्ट्स हैं ना देखने के लिए। अब मैंने इसको यूज़ किया ताकि मेरे जो है कंटेंट राइटिंग का काम कम हो जाए, बट अगर कोई कंटेंट राइटर है तो मे बी उसकी जॉब को कहीं ना कहीं अफेक्ट हुआ हो। जैसे इससे पहले जो है हम जब यूनिवर्सिटी हमने स्टार्ट की थी तो असाइनमेंट्स वगैरह बनवाते थे लोग, ठीक है, 1-2 असाइनमेंट्स मैंने भी बाहर से बनवाए हैं, बिकॉज टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा कभी या कुछ, तो वो जो है मैं बाहर आउटसोर्स कर देता था, एक बंदा जो मुझसे कुछ पैसे लेके असाइनमेंट बना देता था। अब द थिंग इज़ कि चैट जीपीटी आ गया है, अब कोई भी बंदा जो है बाहर से असाइनमेंट नहीं बनवाता, वो चैट जीपीटी से बनवा लेता है। सही। कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी चीज़ पे उसने इफेक्ट किया है, बट मोस्ट ऑफ द इफ़ यू लुक एट द बिगर पिक्चर तो वो उसने असिस्ट ज़्यादा किया है। उसने वेब डेवलपर्स को असिस्ट किया है, उसने ऐप डेवलपर्स को असिस्ट किया है, ग्राफिक डिज़ाइनर्स को असिस्ट किया है, इवन कंटेंट राइटर्स अगर उससे हेल्प लेना चाहें तो आइडियाज़ वगैरह में उससे भी असिस्टेंस ले सकते हैं। तो यह है कि वो इट्स जस्ट अबाउट हाउ यू लुक एट थिंग्स। अच्छा, आप एम्प्लॉय को कितना फ्रीक्वेंट अलाउ करते हो कि वो अपनी चीज़ों को लर्न कर पाएँ, नई नई चीज़ें सीखें खुद से भी, या फिर आप इंटरनली ट्रेनिंग्स वगैरह के लिए कितना अपनी टीम्स को मोटिवेट करते हो? सर मेरा इस पे जो है मोस्टली तो मेरे चूँकि रिमोट लोग हैं तो उसमें जो है मैं ऐसे जिस पे कमेंट कर नहीं सकूँगा, क्योंकि रिमोट पे ऐसी चीज़ें नहीं होती ज़्यादातर। बट अभी जो मेरा एम्प्लॉय जो मेरा इन हाउस उसका रखा है डिज़ाइनर का, उसके अलावा अकाउंटेंट वगैरह वो तो चूँकि इस फील्ड से रिलेटेड नहीं है तो उनकी मैं बात नहीं करूँगा, बट जो डिज़ाइनर मैंने रखा है मेरी उससे रिक्वायरमेंट ये है कि आप बस मेरे साथ सेम पेज पे आ जाओ, ठीक है, और अगर मैं कोई चीज़ बोल रहा हूँ तो उस चीज़ को आप बस समझ लो। क्रिएटिव वाली साइड पे आपको 100% जो है क्रिएटिव फ्रीडम है, जो चीज़ आप करके देना चाहते हो आप वो करो। मैं अगर बोल रहा हूँ कि ब्लैक करो और आप समझते हो वाइट अच्छा है तो आप वाइट कर दो, क्योंकि हो सकता है कि मेरे दिमाग में वो पिक्चर ना हो, बिकॉज आई एम नॉट अ ग्राफिक डिज़ाइनर। मैंने किया है पास्ट में, बट यह है कि मेरा वो एक्सपीरियंस नहीं है जो तुम्हारा है। मेरा एक्सपीरियंस क्या है, मेरा मेन काम क्या है, सेल्स करना, बिजनेस मैनेजमेंट करना,
वो चीज़ मैं मुझे कोई सिखाएगा तो मुझे शायद बुरा भी लगे कि यार तुम मुझे मेरा काम क्यों सिखा रहे हो। वैसे ही अगर मैं तुम्हें डिज़ाइनिंग सिखाऊंगा तो तुम्हें भी बुरा लगेगा। बट ये क्लाइंट की एक रिक्वायरमेंट होती है, वो मैं समझता हूँ, वो उसको मैं समझाता हूँ, और उसको ये खुली आज़ादी है कि वो जिस तरह से चाहे उसको इम्प्लीमेंट करे और मुझे जो है एंड रिजल्ट प्रोवाइड कर दे। और एंड रिजल्ट जब तक प्रोवाइड हो रहा है तो वो ऑफिस में बैठा है या घर पे बैठा है, इससे भी कोई ऐसे फ़र्क नहीं पड़ता। सही, एक्सीलेंट। अच्छा बावल भाई, ये बताए कि जो सेल्स है या एक डिजिटल वर्ल्ड के अंदर सेल्स करना, ऑनलाइन में आप ना किसी को देखते हो ना किसी को सुनते हो, अनटिल अनलेस आप जूम मीटिंग करते हो या चीज़ें करते हो, तो उसमें हम किस तरह बातें करें लोगों से, या आप किस तरह पिच कर रहे होते हो, उनको समझा रहे होते हो, एक्सप्लेन कर रहे होते हो कि जो क्लाइंट है वो आपकी की तरफ आपकी सर्विस को ले लें, तो उसके लिए कोई पैटर्न है क्या, उसको फॉलो करते हैं किस तरह? सर इसमें एक चीज़ जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है कम्युनिकेशन, कि आपको कम्युनिकेशन करनी आनी चाहिए। और कम्युनिकेशन असल एक चीज़ मैं किसी पॉडकास्ट में ही सुन रहा था, वो बंदा कह रहा था कि किसी से भी बात करने में आप नर्वस क्यों होते हो, बिकॉज यू थिंक के यू डोंट डिज़र्व अ कन्वर्जेशन विद देम। दैट्स द थिंग कि आप जो है नर्वस फील करते हो कि यार वो मुझसे बंदा क्यों बात करेगा। अगर उस चीज़ को आप ओवरकम कर लेते हो, देन यू कैन कम्युनिकेट एंड देन सेल योर सर्विसेज। जैसे एक छोटी सी मिसाल मैं दूं कि परसों हमारी इन्वेस्टर में मुलाकात हुई थी। सही, ठीक है, मैं रेहान भाई के पास गया था। अब रेहान भाई का एक नाम है, अगर मैं ये सोचता कि यार ये मेरे से क्यों कन्वर्सेशन करेंगे, तो शायद मैं इन्वेस्टर से घर चला गया होता। बिल्कुल। मैंने क्या किया, मैं गया सर के पास और मैंने बातचीत स्टार्ट की, और आई सोल्ड माई सेल्फ, तब भी मैं यहाँ पे बैठा हूँ। राइट, बिल्कुल ऐसा ही मैंने कोई बात ऐसी की जो उनको अच्छी लगी, उन्होंने बोला कि आओ यार पॉडकास्ट करते हैं। तो आप इस चीज़ को पहले आपको ओवरकम करना है कि कोई कितना भी बड़ा आदमी है, बट आप ऐसे नहीं समझो कि वो आपसे बात नहीं करेंगे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दे आर ह्यूमंस। और उन्होंने मुझसे इतने अच्छे तरीके से बात की कि मेरा दिल खुश हो गया। फिर उन्होंने बोला कि यार तुम क्या काम करते हो, मैंने अपनी चीज़ें डिस्क्राइब की। तो अब जिस फील्ड का बंदा है उस फील्ड के रिलेटेड आपसे बात करेगा। वो डिजिटल अर्निंग, हर बच्चा कमाए 1 लाख रुपया महीना, तो वो उनकी टैगलाइन है, वो उससे रिलेटेड है। मैंने जाके उनसे सवाल ही पूछा था कि यार मार्केटिंग एजेंसी वगैरह मैं चला रहा हूँ और अभी मैंने हायरिंग स्टार्ट की है, तो किस तरह से जो है मैं अपना काम उनको दे दूँ, बिकॉज मेरे स्टैंडर्ड्स अपने हाई सेट हुए हैं। अब अगर मेरे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो उस चीज़ पे कमिट नहीं कर पाते तो मुझे थोड़ा सा बुरा फील होता है कि यार नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि इस तरह से हो जाए। ये बात लेके मैं उनके पास गया था और हमने जो है छोटी सी कन्वर्सेशन स्टार्ट की, और फिर वो कन्वर्सेशन जो है बात से बात बनती गई। उसमें जो है मैंने अपनी बात की कि यार मैं ये चलाता हूँ, तो उनको वो चीज़ अच्छी लगी। दिस इज़ मी सेलिंग माई सेल्फ। तो इसीलिए जो है उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया है। कहीं बाहर भी मैं गया, जैसे मैंने अभी वो मिसाल दी थी गिटार वाली, तो अब उनका गिटार का शोरूम है, मैं उनसे गिटार खरीद रहा हूँ। वैसे ही मैं अगर मार्केटिंग के लिए जा रहा हूँ तो हो सकता है वो जो है मुझे टर्न डाउन कर दे, बट अभी तो मैंने गिटार खरीदा है ना। इवन दो मैं दोस्त के साथ गया था, उसने किया था, तो अब ही कांट डिनाई अ कन्वर्सेशन विद मी। हाँ, तो मैंने उनको बोला कि सर माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम है आपका, और आप मुझे बताएं कि मार्केटिंग वगैरह करते हैं। तो उसने बोला कि हाँ मेरी मार्केटिंग वालों से बात चल रही है लाहौर में। तो मैंने बोला सर मेरी जो है आईए चंडीगढ़ पे ऑफिस है और प्रोटोन मार्केटिंग जो है मेरी एजेंसी का नाम है। तो उन्होंने बोला यार मेरे लिए बेहतर हो जाएगा, बिकॉज आप बराबर में हैं मेरे, मैं आपको कॉल करूँगा, आप मीटिंग सेट कर सकते हैं। वो लाहौर में है तो कम्युनिकेशन का जो है बड़ा मसला आएगा। इवन तो इतना कुछ आता नहीं है, बट मेरी तारीफ हो रही थी तो मैंने बोला हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्या है आपका, उसको 1 वर्ड में कैसे डिफाइन करोगे? लर्निंग प्रोसेस जिस तरह आप कह रहे थे वो आपका एक मेजर रहा है। जो मेरा लर्निंग प्रोसेस अभी तक रहा है उसमें मैंने जो चीज़ें सीखी, और अगेन ये जो जवाब मैं देने वाला हूँ ये भी मेरा अपना वो नहीं है, बट आई पिक्ड इट अप फ्रॉम समवेयर। बट ये है कि अब मेरा भी गोल जो है मोर और लेस सिमिलर है। इट्स नॉट अबाउट मेकिंग मनी, इट्स नॉट अबाउट द रिकॉग्निशन, इट्स अबाउट द इम्पैक्ट यू लीव बिहाइंड। कि आप जो है कोई भी चीज़ कर रहे हो, आप उसका कितना इम्पैक्ट छोड़ के जा रहे हो, दैट्स द थिंग। जैसे मेरी अभी वाले साहब से भी बात हो रही थी, तो CSS के रिलेटेड ही हमारी बात हो रही थी, तो ही वॉज लाइक कि मैंने तो कर लिया, लिफ्ट मी पाकिस्तान मैंने बना लिया, आप लोगों को पढ़ा लिखा लिया, मैं चाह रहा हूँ कि तुम CSS कर लो ताकि वो मैं जो है सोसाइटी को दे के जाऊँ। तो वो अपनी तरफ से वो इम्पैक्ट छोड़ना चाह रहे थे। मेरा भी यही है कि मैं अगर मेरे पास अभी अपने क्लाइंट्स हैं, ठीक है, कुछ हैं जिनको मैं अपने मैनेज कर रहा हूँ, ठीक ठाक ओके चल रहा है मेरा, मुझे क्यों एक्सपेंड करना है? ताकि लोग मेरे साथ जुड़ें, ठीक है, और उनकी बदौलत जो है मुझे भी मिले।
तो एक वो चीज़ है। उसके अलावा जो है पॉडकास्ट करने का मकसद या यूट्यूब पे वगैरह जो मैं कंटेंट बनाता था बहुत पहले, उसका मकसद कि कोई एक बंदा भी अगर उससे सीख जाता है, मैं कुछ ना कुछ इम्पैक्ट अगर छोड़ देता हूँ अपने पीछे, तो दैट वुड मीन एवरीथिंग टू मी। क्योंकि अभी जो सरे शाम ने जो पोस्ट मेरी रीशेयर की थी, तो उस पर कोई हज़ारों लोगों ने देखी होंगी। लोगों ने मैसेज किया मुझे फॉर गाइडेंस, और जब मैंने उनको जवाब दिया तो उनके इस तरह से वॉइस नोट आए कि यार आई एम वेरी ग्रेटफुल कि तुमने जवाब दिया है। अब मैं कौन हूँ जिसको मेरे रिप्लाई के लिए इफ़ ही इज़ बीइंग ग्रेटफुल, तो दैट शोज़ कि उसके लिए कितना मीन करता था वो जवाब। तो यही है कि अपने पीछे जो है वो छोड़ के जाना है, और अगर मेरे अपने दिन में से 2 मिनट किसी को दे देता हूँ, ये पॉडकास्ट सुन के अगर कोई कुछ चीज़ सीख लेता है, एक आध भी चीज़, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। एंड द सक्सेस इज़ अबाउट लिविंग इम्पैक्ट। तो दैट्स आई थिंक दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू से। अच्छा, आपकी लाइफ जर्नी में सक्सेस किस तरह देखते हो आप? आपकी जर्नी में सक्सेस किस तरह आई है और आपके लिए सक्सेस क्या है? ऑफ कोर्स पैसों के बगैर जो है यू कांट सर्वाइव। तो वो चीज़ जो है वो साइड पे चल रही होती है, और वो चीज़ ऐसी है कि आज आई है, मे बी कल ना हो, मे बी कल डबल हो, ट्रिपल हो, यू नेवर नो। बट कुछ चीज़ें जो होती हैं वो यू हैव टू फोकस ऑन देम मोर देन मनी। कि अगर आप, जैसे कल तक मैं एक इंडिविजुअल था, आज मेरे बिजनेस के रिलेटेड 4 लोग और मेरे साथ ज्वाइंट हैं। तो देयर आर 4 फैमिलीज दैट आर कनेक्टेड टू मी। यप, आई एम जस्ट सेइंग द नंबर वैसे, बट लेट्स से देयर आर 4-5 फैमिलीज कनेक्टेड टू मी। तो वो चीज़ जो है दैट गिव्स मी मोर पीस देन सीइंग द जीरोज इन माई अकाउंट, राइट। तो दैट्स द थिंग विच गिव्स मी पीस। सही, ज़बरदस्त। अच्छा, आपकी लाइफ का ये फर्स्ट पॉडकास्ट है, लाइक तो आपने बहुत सारे पॉडकास्ट कंज्यूम किए हैं, तो अब आज ओवरऑल हमारा ये पॉडकास्ट एंड होता है, तो हाउ यू फील लाइक कि आपने जो कंज्यूम किया, चीज़ें की और लाइफ में इतना अचीव किया, तो हाउ यू फील लाइक दैट? थैंक यू सो मच। पहले तो आपने मुझे जो है यहाँ पे इनवाइट किया, बट यह है कि अगर मैं कोई चीज़ कर रहा हूँ, वो जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँचती है, उससे 2 फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा तो ये होगा कि मेरी प्रमोशन हो रही है। सेकंड फ़ायदा ये होगा कि कोई अगर कोई चीज़ सीखना चाहता है, दे कैन रीच आउट एनी टाइम। फेसबुक मेरा जो है उस पर रीच आउट कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम है उस पर रीच आउट, लिंक्डइन पे भी रीच आउट कर सकते हैं। तो एटलीस्ट दे विल गेट समथिंग इन रिटर्न टू। तो वो चीज़ है, और बहुत अच्छा लग रहा है अगर आप किसी से जो है जाके मिलते हैं, कोई आपको अच्छे से ट्रीट करता है, आपको जैसे सर ने मुझे जो है पॉडकास्ट में इन्वाइट किया, तो बहुत अच्छा लगता है। चलो, थैंक यू सो मच। और कुछ मज़ीद ऐड करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में से, कुछ और जर्नी से? नहीं, बस यही है कि हमने स्टार्ट किया था 2019-20 में, और तब मैं जो है आई वॉज 15, अभी आई एम 20 एंड आई एम हेयर। तो इंशाल्लाह कल देखते हैं ज़िंदगी कहाँ ले जाती है। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर।